नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉरपोरेट इस देश की हमेशा से एक ताकत रहा है। वो चाहे टाटा हो, बिरला हो, बजाज हो, या सॉफ्टवेयर में विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो। अब चाहे आप टैक्स देने की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था में, रेवेन्यू में। अगर हम रोज़गार की बात करें तो कॉरपोरेट ने, प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, शेयर जो है एम्प्लॉयमेंट का एब्सॉर्ब किया है। विदेश से पूंजी लाए हैं, एक्सपोर्ट्स किए हैं, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। हम कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत रीढ़, बैकबोन कॉरपोरेट रहा है। लेकिन 2014 के बाद से एक बड़ा शिफ्ट हमने कॉरपोरेट में देखा है। आप कह सकते हैं कि क्रोनी कॉरपोरेट, आप कह सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सरकार को या सत्ता पक्ष को कुछ पसंदीदा लोग, कुछ चहेते, उन्हीं को सिर्फ कॉरपोरेट में, बिजनेस में सरकार ने आगे बढ़ाया। अब ये जो शख्स हैं जिनको आप पहचान रहे हैं, गौतम अडानी, ये उसी क्रोनी कैपिटलिज्म के आज प्रतीक हैं। अब 8-10 साल पहले गौतम अडानी जो थे वो वन ऑफ द कॉरपोरेट्स थे, लेकिन आज वो देश में नंबर 1 कॉरपोरेट हैं। या आप ये कह सकते हैं कि बाकी सबको पीछे छोड़ के बड़े तेज़ी से उस नंबर 1 स्लॉट पर पैर जमा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से मोदी का जो है, आप कह सकते हैं, उत्थान हुआ है, या उनकी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है, मोदी, शाह, गुजरात लॉबी की, उससे कहीं तेज़ ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वो गौतम अडानी की है। और उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जब उनको मिलने के लिए मोदी से आना था, हिंदुस्तान आना था, उनका जहाज़ दिल्ली ना के डाइवर्ट हुआ अहमदाबाद। पहले वो अहमदाबाद पहुँचे, फिर दिल्ली आए। अब ये चीज़ हमने विदेश नीति में ऐसी देखी नहीं है कि कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहले किसी कॉरपोरेट घराने में जाए और वहाँ हाथ मिलाए। तो पहले वो अडानी से मिले और उसके बाद मोदी जी से। जाहिर है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो गौतम अडानी पर है, और बड़ी हिम्मत करके मैं आज आपके सामने आया हूँ। और खबर यही है कि आखिर अडानी के इस सरकार से रिश्ते कितने गहरे हैं, और इन रिश्तों के पीछे क्या रिश्ते हैं। अडानी साहब का बिजनेस मॉडल क्या है, और इस बिजनेस मॉडल में सरकार कहाँ खड़ी है, अडानी का प्लान क्या है, क्या केमिस्ट्री है और क्या मैथमेटिक्स है, मैं उस पर भी आ जाने वाला हूँ। अब सवाल यह है कि अगर अडानी अपने कद से 10x 10 गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो क्या ये कॉरपोरेट जगत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पर भी मैं आऊँगा। अब कहने को तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अडानी आज की तारीख में एशिया के रिचेस्ट हैं, अंबानी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नंबर 1 स्लॉट पर पाँव जमाने जा रहे हैं, और वाकई अपने बिज़नेस को इतना बड़ा कर रहे हैं कि ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि जो पिछला जो क्वार्टर था, तिमाही थी, उसमें जो उनकी कमाई थी, वो कमाई कहीं ना कहीं जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के जो मालिक हैं, एलन मस्क और वॉरेन बुफे, उनसे भी कहीं ज़्यादा थी। यानी दुनिया में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता 2024 के बाद ये सरकार बदल गई, तब क्या होगा? या फिर अडानी का बिज़नेस मॉडल फेल हो गया, तब क्या होगा? या जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके जो बेटे हैं या उनके जो सहयोगी हैं, वो अडानी के इस बड़े फैलते, विस्तार लेते हुए व्यापार को संभाल नहीं पाए। अगर ये बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं दरका, तो इसका कॉरपोरेट पर क्या असर पड़ेगा, हमारी बैंकिंग व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, इस पर भी मैं आऊँगा। क्योंकि इस तरह के जो प्रयोग हैं क्रोनी कैपिटलिज्म में, वो कोरिया में, जापान में और भी कई मुल्कों में फेल हुए हैं, और देश ने उनको भुगता है।
तो दोस्तों पहले जानते हैं कि अडानी का बिजनेस मॉडल क्या है। यानी ये जो पिछले 8 साल में उन्होंने आसमानी उछाल ली, इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है और इस सीक्रेट में सरकार की भागीदारी क्या है, गुजरात लॉबी की भागीदारी क्या है, मैं उस पर आऊँगा। और एक चीज़ और, आप बिल्कुल भी कतई परेशान ना हो, मैं बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकल स्टोरी को बहुत आसानी से समझाऊँगा। वो जो बिज़नेस नुआंसेस हैं, एब्रीवेशंस हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, आप बहुत आसानी से समझेंगे। और मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि अडानी को, मोदी को, गुजरात लॉबी को आज के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप वोटर हैं, आप सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिए। ये हमारे आप से और हमारे भविष्य से बच्चों की ये जुड़ी हुई कहानी है। तो मैं बात कर रहा था अडानी के बिज़नेस मॉडल पे। तो बिज़नेस मॉडल बहुत इनका आसान है। इनका बिज़नेस मॉडल है वो पूरी की पूरी तरह सरकार पे आधारित है, सरकार पर आधारित है। और इनका जो बिज़नेस प्लान है वो सरकार की नीतियों पर आधारित है। सरकार जो भी पॉलिसी लाती है उसे पहले भनक लेते हैं गौतम भाई अडानी, और भनकने के बाद उसी तरह से अपना डिसीजन लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर 2019 में जब मोदी जी ने फैसला लिया, उनकी सरकार ने, कि देश के बाकी जो एयरपोर्ट हैं उनको वो प्राइवेटाइज़ करेंगे, जैसे उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट को किया है या मुंबई को किया है। अब इससे पहले कि जो बाकी कॉरपोरेट्स हैं, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसकी तैयारी करते, अडानी तब तक अपनी कंपनी बना चुके थे, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। वो कंपनी बन गई, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे उन्होंने फिर एयरपोर्ट लेने शुरू किए रेवड़ियों की तरह, वो मैं उस पर आऊँगा। इसी तरह से जब मोदी सरकार ने कहा कि जो विदेशी कंपनियां हैं और ये विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में अपना डेटा स्टोर करेंगी, बाहर डेटा नहीं रखेंगी, डेटा उनको यहाँ रखना पड़ेगा। अब इससे पहले कोई रिएक्ट करता, अडानी साहब ने फिर उन्होंने एक अडानी डाटा सेंटर खोल दिया और कई शहरों में उन्होंने एक नई कंपनी खोल के डेटा स्टोरेज का काम शुरू कर दिया, यहाँ बाजी मार ले गए। इसी तरह से मोदी जी ने कहा कि साहब मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम बात आज़ादी की करेंगे, हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे और रक्षा का सामान हमारे देश में बनेगा। अब ये तो राष्ट्रभक्ति वाली बात थी, लेकिन इससे पहले कि बाकी कंपनियां रिएक्ट करती, अडानी जी ने भी एक कंपनी खोल दी डिफेंस सेक्टर में आने के लिए, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये कंपनी जो उन्होंने पहले डाल दी कि यहाँ पर वो हथियार बनाएंगे और ये करेंगे। तो आप देखें कि इससे पहले कि कोई कॉरपोरेट रिएक्ट करे, जैसे ही कोई नीति बनती है, अडानी जी कूद जाते हैं और 99% सफल होते हैं, काम उन्हीं को मिलता है। अब दोस्तों, लोग कहते हैं कि मोदी जी जो योजनाएं सोचते हैं, जो प्रोजेक्ट सोचते हैं, जो उनके जहन में होता है, कहीं ना कहीं वही चीज़ें अडानी जी के भी जहन में होती हैं। फ़र्क ये होता है कि मोदी जी अनाउंस करते हैं उस स्कीम को और अडानी साहब जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे एक और आपको मिसाल दे रहा हूँ, मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पर्यावरण की बात करी, एनवायरनमेंट की बात करी, ग्लोबल क्लाइमेट की बात करी, और इस तरह की जब बातें होने लगी तो दुनिया ने कहा कि साहब कितना प्रोग्रेसिव नेता आया है। और हिंदुस्तान में भी गोदी मीडिया ने तारीफ़ करी कि साहब देखिए क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात करें, कितना ध्यान है इनको। और इधर अडानी जी उस पूरे मोदी जी की फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मिला चुके थे, उनको पता था कि क्या होने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने एक कंपनी बनाई, अडानी जी ने, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जनवरी 23, 2015 को ये कंपनी बनाई। ग्रीन एनर्जी से मतलब है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, सूर्य से सौर ऊर्जा की बात, ये दो उन्होंने बनाई। और एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2015 में ही उन्होंने 20 मेगावाट का मध्य प्रदेश में एक छोटा सा प्लांट लगा दिया। फिर अगले साल वो राजस्थान में उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया। और 2017 में उन्होंने जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आती गईं ग्रीन एनर्जी को लेकर, उन्होंने ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दी, यानी शेयर मार्केट में भी आ गए वो। और उसके बाद साहब उन्होंने 2020 आते आते अडानी ग्रीन ने हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर
वर्थ $6 बिलियन, जो गुजरात में था, वो उसको हासिल किया। और तकरीबन सरकार की पॉलिसी को देखते हुए, का फ़ायदा उठाते हुए 46 प्रोजेक्ट्स, देश में 46 प्रोजेक्ट्स लगाए 11 राज्यों में। अब बात करते हैं एक और पॉलिसी की, वो पॉलिसी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी एयरपोर्ट को लेकर के, किस तरह अडानी जी ने कंपनी बना डाली। जब तक कि बाकी के बिजनेसमैन सोचते तब तक कंपनी बन चुकी थी एयरपोर्ट को टेक ओवर करने के लिए। और एक एक करके उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट लिया, लखनऊ एयरपोर्ट लिया, मैंगलुरु एयरपोर्ट लिया, जयपुर लिया, गुवाहाटी लिया, तिरुवनंतपुरम लिया और मुंबई जो पहले से जीवीके चला रहे थे। और ये जो जीवीके ग्रुप था, इसका कोई ना कोई मामला सीबीआई में फंसा था और ये अपने स्टेक नहीं दे रहे थे। और ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि फिर जीवीके ग्रुप के मालिक को चाबी घुमाई गई। और चाबी किसने घुमाई? वही सीबीआई, वही ईडी। और आखिरकार जीवीके ग्रुप समझ गया कि भाई नतमस्तक होना है अडानी जी के आगे, वरना बचा खुचा बिजनेस भी ईडी और आईटी उस पर छापे मार देगी। और रातों रात मुंबई एयरपोर्ट अडानी का हो गया। अब अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी तो बात ही रह गई बंदरगाहों की। और ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी पुरानी जुगलबंदी है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो ऐसा कहा जाता था कि सस्ती ज़मीनें दी गई अडानी साहब को, और इस पर गोदी मीडिया ने काफ़ी सफाई और स्पष्टीकरण अडानी जी की तरफ से दिए हैं जब सरकार नई आई थी मोदी जी की। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि आज जो तकरीबन अडानी पोर्ट्स की जो प्रेजेंस है वो हिंदुस्तान में 12 लोकेशंस पर है। और ज़्यादातर जो विस्तार हुआ, ज़्यादातर तो जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उनको जो एक्वायर किया है वो 2014 के बाद किया है। और क्यों किया है ये आप समझ रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये अक्टूबर 2020 में सीवीआर ग्रुप से लिया है। इसी तरह से गंगावरम पोर्ट, और गंगावरम पोर्ट जो है ये भी आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार का 10% स्टेक था। और जगन रेड्डी जो है वो देना नहीं चाह रहे थे, फिर दबाव बना उन पर और जगन रेड्डी को यानी राज्य सरकार को इस बंदरगाह में 10% का स्टेक देना पड़ा। और बड़ी छीछा लेदर करी विपक्ष ने। लेकिन साहब अडानी पर उंगली कौन उठाएगा, क्योंकि जो लोग विरोध करते हैं वो विरोध कभी भी टेलीविज़न में और अखबारों में आता नहीं। अब कोई कह रहा था कि एक सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। हालांकि अडानी जो है वो एक कॉरपोरेट की तरह, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट की तरह, जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन, उस पर धीरे धीरे काबिज हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से मेरा मतलब हुआ कि जो शेयर मार्केट में जो उनकी वर्थ है, उनका जो रसूख है, वो भी बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर उनकी कई कंपनियां, तकरीबन 6-7 कंपनियां उनकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। अगर आप ये लिस्ट देखें, जैसे अडानी ग्रीन है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेस। शेयर मार्केट में भी गजब ढा दिया। जैसे आप कह सकते हैं कि रामदेव जी ने जो रुचि सोया ली, उसमें एकदम उन्होंने वो रातों रात अरबपति खरबपति बन गए रुचि सोया पे, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं लिंक में जाके। इसी तरह से इसी तर्ज पर अडानी साहब ने भी शेयर मार्केट में वारे न्यारे करे। और पिछले कुछ सालों में उनकी जो कंपनियां थीं, आप कह सकते हैं जो रंक थीं, वो राजा बन गई। आप कह सकते हैं कि वो कंपनियां जो थीं, जो फर्श पर थीं, वो अर्श पर पहुंच गई। इतना उछाल लिया। आपको मैं मिसाल के तौर पर कुछ शेयर मार्केट के मैं आपको उनकी कंपनियों का मैं कुछ ब्यौरा रखना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अडानी ग्रीन। अब अडानी ग्रीन का देखें, साल भर पहले अगस्त 21 में इसके शेयर का भाव 898 रुपये था और अप्रैल में इसका भाव 3000 रुपये, 2960। अडानी पोर्ट, जिसकी हमने आपको कहानी बताई, सितंबर 2020 में 316 रुपये था और ये बढ़ के 876 हो गया। अडानी ट्रांसमिशन 1532 2021 में ये भी 3000 टच करने लगा, 2769। इसी तरह से अडानी टोटल गैस देखें, 894, 800 रुपये के आसपास इसका कीमत थी और इसने भी उछाल ले लिया है 2675। यानी 800 रुपये की चीज़ 3000 रुपये की, 900 रुपये की चीज़ 2700 रुपये। ये उछाल है।
आप पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहां अडानी ने अंबानी को सीधा चैलेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बाजार भी, सिर्फ सरकार नहीं, बाजार भी अडानी के साथ है। अब दोस्तों, गुलाब की तो बात हो गई, गुलाब की बात हो गई, कांटों की भी बात कर लें। और कांटे जो हैं वो अडानी के इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। और शायद इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया कि आप समझने की कोशिश करिए कि जो दिखता है शायद वैसा वो होता नहीं है, और दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप रिलायंस को लेंगे, रिलायंस का जो बिज़नेस मॉडल है, उनके पास एक कैश काउ है। कैश काउ का मतलब है दूध देने वाली गाय, पैसा देने वाली गाय, और वो है रिलायंस की रिफाइनरी। और इस रिफाइनरी से वो जो कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से लेते हैं, फिर उस कच्चे तेल को रिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको फिर से री एक्सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान में बेचते हैं। वो एक कैश काउ है। पैसा आता चला जा रहा है अंबानी के पास, और इसीलिए अंबानी को अगर किसी बिजनेस में लॉस है, मुकेश भाई अंबानी को, तो उस लॉस को इस कैश काउ से बचा लेते हैं। लेकिन अडानी के पास कोई कैश काउ नहीं है। जैसे उनका जो बिज़नेस था अडानी एंटरप्राइज का, उसने कोई बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं दिया। अडानी का जो मॉडल है सरकार पे तो खड़ा है, साथ ही साथ डेट पे खड़ा है, कर्जे पर। सरकार की पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी को लेकर वो एक कंपनी बनाते हैं, उसके बाद उस पॉलिसी के तहत उस बिज़नेस को ले लेते हैं। उस बिज़नेस को पाने के लिए वो स्टेट बैंक, सरकारी बैंकों से लोन लेते हैं और एक बिज़नेस कंपनी खड़ी कर देते हैं, और कुछ पैसा शेयर मार्केट से लेते हैं। कुल मिलाकर 2021 में एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उसका लिंक आप देख लीजिएगा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ बिज़नेस पे। इस वेबसाइट के मुताबिक 2021 में जो डेट था, यानी जो कर्जा था अडानी का, 1,48,290 करोड़। आप सोच सकते हैं 1.5 लाख करोड़। ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े उपलब्ध हैं। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा डेट है आपके ऊपर, और प्रॉफिट कितना है आपके पास? प्रॉफिट है 10,000 करोड़। ये जो गैप है, ये गैप वाकई ही आपको बिजनेस में सस्टेनेबल नहीं करता। क्या आप इस बिजनेस को लेके सस्टेन कर रहे हैं? कर सकते हैं। जब तक मोदी हैं तब तक ठीक है, जब तक मोदी हैं तब तक मुमकिन है। मोदी गए तो फिर क्या होगा? इसलिए ये जो डेट का जो मॉडल है, ये जो इतना कर्जा लेके जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ाया तो फिर क्या होगा? यहां पर अडानी के ऊपर और इस उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर और उनके क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो बिजनेस मॉडल है गौतम अडानी का, यानी सरकार के साथ मिलकर या सरकार की गोद में बैठकर बिजनेस करना, इस तरह के बिजनेस जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, इस तरह के क्रोनी कैपिटलिस्ट कोरिया में देखे गए, जापान में देखे गए, यूरोप के कुछ मुल्कों में देखे गए, और हमेशा उनकी कहानी ये रही कि आखिर में आके वो फेल हो गए। फेल इसलिए हुए कि या तो कोई गलत फैसला ले लिया, या जो सरकार जिसने उनको गोद में बैठा रखा था वो सरकार बदल गई, तो बिज़नेस चौपट हो गया। हुआ क्या कि कोरिया और जापान में तो इसका बहुत नुकसान हुआ। इतना नुकसान हो गया कि सारे ठेके, सारे टेंडर, सारा सरकारी काम, सब कुछ अगर एक कंपनी को आप दे देंगे, और वो कंपनी ने कोई गलत फैसला ले लिया, या उनके सक्सेशन में, यानी जो उनका उत्तराधिकारी आया वो चला नहीं पाया, कोई बहादुर शाह जफर निकल गया, तो फिर क्या होगा? पूरी डायनेस्टी जो थी कॉरपोरेट की वो गिर जाएगी, जिसका असर देश पे पड़ेगा। और सवाल यहाँ यही है कि आज देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के सारे सोलर प्रोजेक्ट्स, देश के सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स, सब कुछ माइनिंग से लेके नेचुरल रिसोर्सेज तक हम अडानी को दे तो रहे हैं। लेकिन कल को अगर, जो मैंने पहले कहा था कि अडानी का अगर ये मॉडल फेल होता है, या वो गलत डिसीजंस लेते हैं, या वो डेविएट कर जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर इसकी चोट कितनी पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम कॉर्पोरेट हिस्ट्री देखें 1950s की, 60s की, 1940s की, तो जो भी क्रोनी कैपिटलिस्ट इस दुनिया में आया, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, वो उसी सरकार के साथ बिखर गया जो सरकार उसको लेके आई थी। यानी सरकार बदलने पे एक बहुत बड़ा
आप कह सकते हैं नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आज से, अगर आप राहुल गांधी को देखें तो बार बार, या अरविंद केजरीवाल को देखें तो बार बार वो चोट कर रहे हैं अडानी पर, और अडानी को सिंगल आउट कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अडानी ग्रुप के लिए। अब दोस्तों, बिजनेस का बहुत सामान्य सा गणित है, फॉर्मूला है, और वो ये कहता है कि किसी भी बिजनेस में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक आदमी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। और अमेरिका में लॉज हैं, अमेरिका कभी भी एक बिजनेस घराने के हाथ में सब कुछ नहीं सौंपती, यानी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं डाले जाते, और इसीलिए वहाँ मोनोपोली को लेकर तमाम कानून हैं। हिंदुस्तान में भी मोनोपोली को तोड़ने के लिए कानून है कि सिर्फ एक घराना एक बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा या भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले मोदी जी इस मोनोपोली को तोड़ नहीं पाए, बल्कि यूं कहें कि इस मोनोपोली को बढ़ा रहे हैं। अडानी का बढ़ना देश में मोनोपोली का बढ़ना है, कॉरपोरेट में। अब दोस्तों, ये जो बिज़नेस है इसके और डायमेंशंस में मैं जाना चाहता हूँ। इसके क्या इम्पैक्ट होगा इकॉनमी पे, हमारी आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा, देश पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप सजेस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं फिर से इसी पर आगे की क्या इम्पैक्ट होगा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इनके आपस में टकराव है, और ये टकराव जो है ये अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल रहा है। दूसरी चीज़, देश के और कई बड़े कॉरपोरेट घराने वो क्यों अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारी जो सॉफ्टवेयर पावर है, चाहे विप्रो की बात करें, HCL की बात करें, TCS की बात करें, ये सब के सब अमेरिका की तरफ क्यों जा रहे हैं। उनका क्या मोहभंग हो रहा है, सिर्फ बैकएंड काम यहाँ पर हो रहा है, बिज़नेस जो है वो यूरोप और US में हो रहा है, क्या इसकी के पीछे कहीं ना कहीं अडानी, अंबानी, क्रोनी कैपिटलिज्म है। इन सब पर मैं बात करना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी आसानी से आपको समझाऊँ। अगर मैं आसानी से नहीं समझा पाया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कहें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। कोशिश होगी आसानी से, सहजता के साथ आपके सामने कहानी रखूँ, हकीकत रखूँ, तथ्य रखूँ। तो फ़िलहाल आज इतना ही, और आपसे बस एक ही आखिर में रिक्वेस्ट रहती है, और रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप इसको कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप करके शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, लोगों तक बात पहुँचे, लोग समझें अपने ही देश के नागरिक है, साथ साथ चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये बात को हमें आगे तक पहुँचानी होगी। आज बस इतना ही। अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। समय कह रहा है कि आपसे मैं कहूँ नमस्कार, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़ी खबर के साथ।